अभी ऐसा है कि एक सेकंड होल्ड करें, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हमने इंटायर स्क्रीन ही शेयर करनी है। ओके, अच्छा, ये नज़र आ रही है स्क्रीन? नहीं, आई मीन कि स्क्रीन शेयर तो हो गई है मेरी तरफ से ना। अभी मैंने आपको यानी शो कुछ नहीं कराया, लेकिन स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा, जावा या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम देख रहे होते हैं ना, उसका एक कोर फीचर होता है कि आप कोड को ऑर्गेनाइज तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। अब रीयूजेबिलिटी अगर आपको याद आ रहा हो तो रीयूजेबिलिटी हमारी जो मेन थी वो थी कंपोजिशन के थ्रू। उसी कंपोजिशन से रेलेवेंट कुछ फिर कॉन्सेप्ट थे, डीप कॉपी, शैलो कॉपी। तो मतलब कंपोजिशन का मतलब ये है कि आपके पास एक टाइप बनी हुई है, उस टाइप को आप रीयूज़ कर लेते हैं। वो कार्ड्स में हमने किया, वो डेक की एग्जांपल थी, उसके अलावा एक दो और एग्जांपल थी, तो उसके अंदर हमने उसको रीयूज़ किया। अब ये है कि एक रीयूजेबिलिटी ना, इसको और तरह से समझें। सपोज़ करें जी, मैं कहता हूँ कि जी मैं एक पर्सन हूँ, और पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक नेम है, उसका एज है, एड्रेस है और चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करूं, जैसे फैकल्टी मेंबर है या डॉक्टर है या कोई और है, तो वो जो फैकल्टी मेंबर हो जाता है वो फिर एक स्पेसिफिक पर्सन हो जाता है, लेकिन वो भी वो वाले एट्रीब्यूट कैरी कर रहा होता है जो एट्रीब्यूट्स वहाँ से आ रहे होते हैं, यानी कि पर्सन से। अब अगर मैं कहूँ जी मैं एक सपोज़ करें जी एक फैकल्टी मेंबर हूँ और मैं पर्सन भी हूँ, तो मैं वो पुराना कोड उस सेंस में जैसे कि कंपोजिशन है, मैं वो यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लॉजिकली भी सोचें तो ये नहीं हम कह सकते कि जी फैकल्टी मेंबर इज़ कंपोज्ड ऑफ पर्सन, बल्कि वो है ही पर्सन, पर्सन की एक स्पेशलाइज्ड टाइप है। तो यहाँ पे ना फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ये 2-3 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये बताइएगा, क्योंकि वो बाज़ का सिंगल विंडो शेयर हुई होती है, तो जब विंडो स्विच करते हैं तो वो नज़र नहीं आती। तो जी सर, आ रही है। अच्छा, इसको देखिएगा, तो ये ना एक जो दूसरा टॉपिक है ये है कोड रीयूजेबिलिटी यूजिंग इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस जस्ट लाइक जैसे आपकी इनहेरिटेंस आप समझ लें पेरेंट्स से इनहेरिटेंस होती है, चीज़ें फीचर्स बंदा पेरेंट्स से बारो कर रहा होता है, इसी तरह से कंपोजिशन है। अब अगर इस डायग्राम को या फिगर को देखें तो जो कंपोजिशन है उसमें हम कंपोनेंट्स कनेक्ट करके दूसरी चीज़ें बना रहे होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इनहेरिटेंस देखें तो इसमें मकसद है कि अगर हम किसी चीज़ को कह रहे होते हैं कि ये व्हीकल है, तो व्हीकल की डेफिनेशन यही होती है कि उसको आप चला सकें, उसको स्टीयर कर सकें, ब्रेक्स वगैरह लगा सकें। आज जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये समझ लें उसका एक बेस वेरिएंट है। अब अगर आपने डिफरेंट टाइप की व्हीकल्स बनानी है, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, बस है, या इवन आपने कोई बोट बनानी है या एरोप्लेन बनाना है, तो कोई भी व्हीकल जो होगी ना उसमें बेसिक वेरिएंट्स शामिल होंगे, बाकी जो हैं वो चीज़ें उसमें स्पेशलाइज्ड फीचर होते जाएंगे। अब मोटरसाइकिल के अपने स्पेशलाइज्ड फीचर हैं, तो ये एक्चुअली उस कोड को रीयूज़ कर रहा होता है, लेकिन रीयूज़ उस सेंस में नहीं कर रहा होता जो हम उसमें समझ रहे होते हैं ये कंपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट में। अब कंपोजिशन का जो रिलेशन होता है ना, इसको हम कहते हैं कि सपोज करें ये पहली ये कार नज़र आ रही है, ये जीप है। दिस ऑफ रोड एसयूवी कंटेन्स इंजन, कंटेन्स व्हील, कंटेन्स कैबन। तो ये चीज़ें ना सारी हम कह रहे होते हैं कि ये इसके अंदर ये कंपोज्ड ऑफ है। तो इस एसयूवी का जो रिलेशन है वो बन रहा है कंपोजिशन का, या हैज़ अ रिलेशन जिसको हम कहते हैं कि दिस थिंग हैज़ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर थिंग। ठीक है। इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड पे आ जाएं तो ये जो इनहेरिटेंस है इसमें वो सेम चीज़ होती है विद स्पेशलाइज्ड फीचर। तो इसमें हम इसको कहते हैं दिस कार इज़ अ व्हीकल, मोटरसाइकिल इज़ अ व्हीकल,
इस तरह ट्रक इज़ अ व्हीकल। सो ये जो है ये एक इज़ आ काइंड ऑफ रिलेशन होता है। इसकी एक और एग्जांपल, एक मैंने इमेज ही बनाया था, तो अब वो फॉर एग्जांपल ये आप देख लें, ये है। अब इसमें देखें कि सपोज करें हमारे पास एक पेरेंट क्लास है जिसको हम कह रहे हैं मीडिया क्लास, ठीक है। अब मीडिया क्लास के अंदर एट्रीब्यूट हो सकते हैं, टाइटल है, ड्यूरेशन है, फाइल साइज़ है, और उसके अंदर मेथड्स जो हैं वो हो सकते हैं प्ले, पॉज, स्टॉप, शो डिटेल्स। तो ये एक मीडिया है। लेकिन जो ऑडियो मीडिया है वो भी मीडिया है, इसी के साथ उसकी कुछ और चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इस कुछ भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन उस इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक आर्टिस्ट है और एक बिट रेट है। इसी तरह से प्ले जो है उसका मेथड भी अब वो मॉडिफाई हो जाएगा कि सिर्फ वो ऑडियो को प्ले करेगा। इसी तरह से अगर आप इस पे हैं दूसरी साइड पे, तो ये उसकी सब टाइप है, रेजोल्यूशन हो सकता है वीडियो क्लास में, फ्रेम रेट हो सकता है, और इसका भी प्ले का मेथड इसका अपना होगा। तो ये कोड रीयूज़ है सब क्लासेस में। अच्छा, इसी तरह से अगर इनको एक और चीज़ समझ लीजिएगा कि ये वाली जो क्लास है, जो मीडिया है, इसको हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं और इसको चाइल्ड क्लास कहते हैं, ठीक है। इसको सुपर क्लास भी कहते हैं, सब क्लास भी कहते हैं, इसको बेस क्लास और इसको डिराइव्ड क्लास। ये दो तीन नाम हैं, वो डिफरेंट जो कन्वेंशन हैं उसमें डिफरेंट नाम यूज़ करते हैं। तो अब इनको जो है वो आपने उसमें जहन में रखना है कि ये जब मैं सुपर क्लास कह रहा हूँ, एक मिनट में किसी बच्चे ने लॉगिन किया था, एक मिनट, इसको किधर गया, हाँ वो, अच्छा कोई भी स्टूडेंट है ना सीआर, आप मैसेज कर दें उनको कि वो अपना अगर यूनिवर्सिटी वाला लॉगिन यूज़ कर लें तो उससे मुझे ये स्विच नहीं करना पड़ेगा इधर उधर। अच्छा, वापस आते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था, एक मिनट, ये वाली कि यहाँ पे ये सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है, ये सब क्लास है। ये से मुराद अगर मैं इसको ये कहूँ तो ये जो आपको मीडिया क्लास नज़र आ रही है सुपर क्लास है, ऑडियो क्लास उसकी सब क्लास है। एक टर्म ये हो गई, ये यूजुअली जावा में ये यूज़ की जाती है। C++ में वो बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। सो मीडिया क्लास की चाइल्ड क्लास ऑडियो क्लास है, ऑडियो क्लास की चाइल्ड पॉडकास्ट क्लास है। तो ये एक किस्म का कोड को रीयूज़ कर रहे हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। जो दूसरी एग्जांपल मैं बता रहा था आपको, वो क्या थी, व्हीकल वाली थी। अब इसी तरह से कोई और एग्जांपल हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये एक शेप क्लास है। अगर मैं इसमें ये कर लूँ, पेंट ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें देखिएगा कि जैसे सपोज़ करें जी मैंने कुछ रैंडम सा ड्रॉ कर दिया, जैसे फ्री पेन लेकर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये एक शेप है। लेकिन अगर हम कहें तो ये भी एक शेप है, इसी तरह ये भी एक शेप है, ठीक है। अगर रेक्टेंगल के नीचे जाएं, ये इसको मैं कहता हूँ स्क्वायर, तो ये भी एक शेप है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ तो ये सर्कल की एक सब टाइप है। तो अगर आप इसको कनेक्ट करें तो ये इसकी सब टाइप है, इसी तरह ये इसकी सब टाइप है, ये इसकी सब टाइप है, ये सब टाइप है। बाकी भी कुछ शेप्स हो सकती हैं, लाइक ये भी एक शेप है और ये ट्राइंगल भी शेप है। तो इन सब में कॉमन क्या है कि ये शेप्स हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर आप कोई 3D टाइप की चीज़ बना लेंगे तो वो भी शेप होगी, लेकिन उसकी एक स्पेशलाइज चीज़ ये हो जाएगी कि वो 3D है। तो इन एग्जांपल्स को जहन में रखिएगा। अब हम आते हैं दोबारा से जो एक्चुअल हमारा टास्क है कोड की तरफ। अब कोड में देखिएगा कि जैसे मैं आपको एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ और उस क्लास का नाम हम रख लेते हैं पर्सन। ठीक है, कई एग्जांपल हो सकती हैं, लेकिन ये पर्सन है तो इसकी जो कोर फीचर्स हैं वो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हैं। तो मैं इसको पर्सन क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट, स्ट्रिंग
नेम है और इंट एज है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको पब्लिक प्राइवेट उन चीज़ों पे नहीं जा रहा। अब यही कोड है मैंने सब क्लास में यूज़ करना है। अच्छा, इसके लिए भी मैंने एक इमेज बनाया था, वो ये वाला है। इसको देखिएगा कि हमारे पास पर्सन है, नेम एज है, उसकी सब क्लास एम्प्लॉई है और उसमें एम्प्लॉई आईडी है और सैलरी है। ठीक है, तो ये जो ऊपर पर्सन नज़र आ रहा है ये पेरेंट क्लास है। मैं एक मिनट, एक बच्चे की कोई लॉगिन रिक्वेस्ट आई हुई है, ये तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये पर्सन है, इसके अंदर चाइल्ड क्लास है, फिर मैनेजर है, डेवलपर है, कमीशन एम्प्लॉई है। सो एक इसको आप कह सकते हैं। अब ये यानी कि इनका इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है और एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस है, उसका डिपार्टमेंट है, तो ये कंपोजिशन का रिलेशनशिप है। तो ये अगर आप यूँ देखें तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं हैज़ अ रिलेशनशिप। और इसमें एरो जो होता है ये अपवर्ड होता है। ये एरो गलत है, ये चूँकि मैंने उससे बनाया है, एआई से बनाई थी इमेज। तो ये जो एरो होता है ये अपवर्ड होता है, यानी कि मैनेजर का ये अपवर्ड एरो होगा। इसी तरह से ये देखें, एम्प्लॉय हैज़ एन एड्रेस एंड डिपार्टमेंट, तो ये एक उसका कंपोजिशन का रिलेशनशिप है, तो इसको हैज़ अ रिलेशनशिप कहते हैं। और ये जो अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसको इज़ अ रिलेशनशिप कहते हैं। तो इनहेरिटेंस जब भी होगा तो इज़ अ रिलेशन होगा। जस्ट लाइक के हम कहते हैं एनिमल्स हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जी डॉग इज़ एन एनिमल, कैट इज़ एन एनिमल। ठीक है, ये इसका एनिमल का रिलेशन है। हाँ, हैज़ अ नहीं होगा, यानी हम ये नहीं कह सकते कि एनिमल हैज़ अ डॉग या कैट हैज़ एन एनिमल, तो इस तरह नहीं है। ये इज़ अ रिलेशन है, यानी उसकी एक सब टाइप है और कंपोजिशन में हैज़ अ रिलेशन है। ठीक है, तो वापस ना मैं कोड पे आ रहा हूँ, तो आप इसको ज़रा देखते जाइएगा कि ये मैंने क्लास बनाई। अब मैं अगर इसकी दो सब टाइप्स बनाऊँ तो अब यहाँ से देखिएगा, ये एक एम्प्लॉई है सपोज करें, और उसके अंदर एम्प्लॉई आईडी है और सैलरी है। तो मैं इसकी सब टाइप कैसे बनाऊँगा, यानी कि जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, वो कैसे करेंगे। तो इनहेरिटेंस के लिए ये है कि यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मैंने क्लास क्रिएट कर ली। अब मैं साथ ये भी चाह रहा हूँ कि वो जो कोड है जो ये पर्सन वाला है ये भी यहाँ पे यूज़ हो। तो अब ये जो पर्सन में दो चीज़ें हैं। हाँ जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है? तो अब यहाँ पे दो एट्रीब्यूट और ऐड करने थे। एक था स्ट्रिंग एम्प्लॉय आईडी और दूसरा था डबल सैलरी। ये डबल एक डेटा टाइप है, बाकी सैलरी डबल नहीं होती। तो ये इसके दो एट्रीब्यूट हो गए। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं या इनहेरिट करते हैं पेरेंट क्लास से। तो यहाँ पे हम एक्सटेंड्स का कीवर्ड लिखेंगे और जहाँ से हम इसको एक्सटेंड करते हैं वो पर्सन है। तो अब ये जो ये सब टाइप है, यानी कि जिसको हम वो कह रहे हैं, एक मिनट जी, ये जो सब टाइप है एम्प्लॉय, ये एक्चुअली इज़ अ पर्सन है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय होता है इसका कोई आईडी होगा, कोई उसकी सैलरी होगी, तो ये इसके अंदर एडिशनल फीचर है। तो मैं एक और एक टूल होता है, मैं इसको ओपन करता हूँ, बड़ा अच्छा टूल है वो ये चीज़ समझाने के लिए। यानी कि विजुअली कोई चीज़ बताने के लिए ना वो ज़रा बेहतर है। तो मैं ये साथ साथ ये भी फिर चला लेता हूँ। यहाँ पे ही सपोज करें रहते हैं हम। तो अब ये देखिएगा जितनी देर में वो ऑन होता है तो मैं वहाँ पे फिर उसको यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ जो है हम फिर अभी फ़िलहाल के लिए इसको देख लेते हैं। ये डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए होता है, ये अच्छा टूल है। अगर आप फ्री होता है
तो ये ज़रा बेहतर इसमें चीज़ को आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये मैं एक्चुअली आपको कहना ये चाह रहा था कि अगर हम सपोज करें जी, ये मैंने एक पर्सन क्लास बना ली, ठीक है, ये हमारे पास एक पर्सन क्लास है। अब पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट आपको पता ही है। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ जो कि इसको एक्सटेंड करके बना रहा हूँ, यानी कि इसको मैं कहता हूँ ये पर्सन है। अब मैं दूसरी क्लास एक्सटेंड करके बनाता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि ये जो क्लास है ये है एम्प्लॉय। अब ये इसको, तो जो एम्प्लॉय क्लास है वो अपने अंदर वो कोड सारा कंटेन कर रही है जो कि इसका था, उसका यानी पर्सन का था। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि ये बाहर जो है वो ये एम्प्लॉय क्लास है, ये पर्सन क्लास है। अब पर्सन क्लास में क्या था, नेम एज थी, और एम्प्लॉय क्लास में, तो अब ये जो रिलेशन है ना, इज़ आ रिलेशन है, यानी कि ये जो क्लास है ये उसका कोड यूज़ कर रही है लेकिन कंपोजिशन की तरह नहीं कर रही। इसी तरह से अगर आपको इसकी और फर्दर सब क्लास क्रिएट कर देंगे तो वो भी ये वाला सारा कोड जो है उसको बोरो कर लेगी, और बाकी जो है वो यानी कि वो एक किस्म का ये कोड कैरी कर रही होगी इसके अंदर, फिर ये इसके अंदर, तो वो उसकी इनहेरिटेंस होती जाएगी। अब अगर मैं कोड पे आता हूँ तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना एक्सटेंड्स, ये एक्चुअली इनको आपस में एसोसिएट कर रहा है दो क्लासेस को। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो ये है एक्सटेंड्स इज यूज्ड टू इनहेरिट पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंड्स है इसके बाद एक वर्ड आ रहा है पर्सन का, तो इसका मतलब है ये पेरेंट क्लास है। अगर मैं साथ ही यहाँ पे एक डेमो क्लास क्रिएट कर लूँ, डेमो या इनहेरिटेंस डेमो, तो ये आपको पता ही है कि ये हम मेन के लिए बनाते हैं। तो इसमें मैं अगर पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो पर्सन P1 न्यू पर्सन, ठीक है। दूसरा मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, क्लास हमारे पास थी ना एम्प्लॉय, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो पर्सन है ये पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये एम्प्लॉय जो है ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन क्लास का भी ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर आप चेक करना चाहें तो वो एक तरीका ये है कि जैसे मैं यहाँ पे P1 लिखता हूँ ना, P1 को मैं अगर EMP1 लिख देता हूँ तो उसके लिए ओके होगा। क्यों? दोनों की ये सेम टाइप्स हैं, सब टाइप है। तो यू कैन असाइन सब टाइप टू पेरेंट टाइप वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल रेफरेंस जो भी आप इसको कहें, इसकी स्पेलिंग जो है वो थोड़े समझे इस बात को कि ये जो एम्प्लॉय है इसके अंदर वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी कंटेन है। दूसरी इसकी तरीका ये है कि जब मैं एम्प्लॉय1 डॉट लिखता हूँ तो इसमें देखिएगा एज भी आ रही है। एज कहाँ पे मैंने डिक्लेयर की थी? पर्सन में। एम्प्लॉय आईडी भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, सैलरी भी आ रहा है। तो यहाँ पे वो 4 वेरिएबल एक्सेसिबल हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, ये किसने मीट की रिक्वेस्ट की है? ओके जी, अब वापस इसी पे आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ P1 क्या चीज़ है? पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें देखें नेम एज, ये 2 चीज़ें आ रही हैं, ये बोल्ड में नज़र आ रही हैं। बाकी तो ऑब्वियसली और भी काफ़ी कुछ है, लेकिन ये जो ये एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट है ये उसकी पेरेंट क्लास से आ रहे हैं, सॉरी इसके अपने एट्रीब्यूट हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ EMP1 डॉट, अब इसको देखिएगा, अब इसमें ये जो 4 एट्रीब्यूट है ना, ये आ रहा है पेरेंट क्लास है, ये जो लेस बोल्ड आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो है ये इस क्लास के अपने वेरिएबल हैं। तो ये जो 4 वेरिएबल हैं
ये इसमें से आ रहे हैं, और ये नीचे वाले भी कहीं पेरेंट टाइप से ही आ रहे हैं, जो कि अब आज हम देखेंगे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आइए आप लोगों को कि हमारे पास जब ये एक एसोसिएशन बनती है तो जो पेरेंट टाइप है और चाइल्ड टाइप उसका एक रिलेशन बन जाता है। तो इसको आप ज़रा इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉई है और ये पर्सन है। ठीक है, अब इनका ना आपस में इस तरह का रिलेशन होता है। वो जो एरो मैं आपको कह रहा था ना, ये इस तरह का एरो होता है। तो इसको अगर आप इस तरह देखें तो ये यानी कि ये जो है ये ऊपर नज़र आ रही है, ये पेरेंट टाइप है, और ये जो नीचे है ये चाइल्ड टाइप है, ये वाली क्लास। तो एरो जो होता है ये अपवर्ड होता है, और ये वाला जो रिलेशन है इसको हम या इस एरो को इज़ा कहते हैं। अब चूँकि माउस स्मूथ नहीं है तो इसको आप इतना ही काफ़ी समझें। तो ये एम्प्लॉय इज़ अ पर्सन, यानी एम्प्लॉय सब टाइप है और पर्सन जो है उसकी पेरेंट टाइप है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं कहता हूँ जी सपोज करें आप एक स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट भी क्या चीज़ है, चाइल्ड क्लास है, किसकी, पर्सन की। तो हम इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे पर्सन से। इसका फ़ायदा ये होगा कि नेम एज उधर से आ जाएगी, बाकी इधर हम एक स्ट्रिंग टाइप का रजिस्ट्रेशन नंबर हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कोई और चीज़ भी आप ऐड करना चाहें, यानी प्रोग्राम वगैरह, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जस्ट टू डिफ्रेंशिएट जो है ना, मैं इसमें एक वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं डेमो क्लास में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो एक मिनट ये देखिएगा कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ये जो स्टूडेंट है ये एक्चुअली पर्सन भी है, यानी कि ये चूँकि उसकी सब टाइप है तो ये पर्सन भी है, एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय का वो सिबलिंग टाइप उसका रिलेशन है, लेकिन ये एम्प्लॉय नहीं है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट को इधर वो करूँ तो ये आप देखिएगा ये इस तरह का एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये अगर मैं इसको ये देखूँ तो ये देखिएगा ये पर्सन है, ये इसकी सब टाइप स्टूडेंट है, और ये उसकी सब टाइप एम्प्लॉय है। तो ये वाला कोड इसके अंदर यूज़ हो गया या रीयूज़ हो गया या इनहेरिट हो गया। हाँ जी, कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, तो ये आपको एक और चीज़ भी देखिएगा ज़रा, चूँकि एडिटर हम यूज़ कर रहे होंगे तो अब उसमें आपने ये चीज़ भी नोट करनी है कि ये देख रहे हैं ये एरो, इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास है इसको कुछ क्लासेस एक्सटेंड कर रही हैं। यानी कि ये इंटेलिजे की एनोटेशंस हैं, वो आपको समझा रहा है, हिंट कर रहा है कि इसकी सब क्लास एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जाएं इसमें स्टूडेंट में, तो इसकी पेरेंट क्लास एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसमें उसने इधर कोई ऐसी चीज़ वो नहीं उसमें बनाई हुई, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं की हुई, बहरहाल इसमें एग्जिस्ट करती है। अच्छा, क्या ये जो पर्सन क्लास है, अब सपोज़ करें हमारे जहन में ये आया कि एक ना एम्प्लॉई मैनेजर है, तो मैं कहता हूँ जी मैनेजर की एक क्लास बना लेते हैं, मैनेजर। अच्छा, ये मैनेजर कौन है, पर्सन भी है, मैनेजर एम्प्लॉय भी है। तो अब हमें क्या बेहतर है कि किस से हम इसको इनहेरिट करें या एक्सटेंड करें ताकि वो कोड रीयूज हो जाए। तो ज़्यादा सूटेबल क्या चीज़ है, एम्प्लॉय। हाँ, इसको हम एम्प्लॉय से इनहेरिट कर लेना, तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं एम्प्लॉय से। ठीक है, मैनेजर है तो हम एक इस अंदर वेरिएबल ऐड करते हैं टीम साइज़, बाकी कोई और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैनेजर भी उसकी सब टाइप बन गई। इसी तरह से अगर मैं एक और क्लास ऐड करूं और मैं कहता हूं जी वो एक है डेवलपर, अब डेवलपर भी एम्प्लॉई है तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं एम्प्लॉई से। ठीक है, क्योंकि मैनेजर से नहीं करेंगे क्योंकि ये मैनेजर नहीं है। तो अब इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हो गया। अब अगर विजुअली हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास एक वो बनी हुई थी, इसके अंदर
एक डेवलपर ऐड हो गया और एक जो है वो मैनेजर ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करता हूँ क्योंकि स्क्रीन एरिया कम है, तो इसी के ऊपर ही हम गुजारा करते हैं। तो अब देखिएगा, अब ये कोई इस तरह का रिलेशन बन गया कि ये जो मैनेजर है सब टाइप किसकी है, एम्प्लॉय की, स्टूडेंट सब टाइप पर्सन की है, डेवलपर सब टाइप एम्प्लॉय और पर्सन की है। यानी कि जो डेवलपर है वो इज़ आ एम्प्लॉय भी है और इज़ आ पर्सन भी है। तो इसके दरमियान इज़ आ रिलेशन है, यानी कि डेवलपर एम्प्लॉय भी है और डेवलपर पर्सन भी है। क्या स्टूडेंट एम्प्लॉय है? नहीं, क्योंकि इसका रिलेशन जो है डायरेक्ट पर्सन के साथ है। ठीक है जी, अगर सपोज करें मुझे ज़रूरत है कि मैं कहता हूँ जी एक एम्प्लॉय है जो कमीशन पे काम करता है, तो अब मैं इसको एक्सटेंड कर लूँगा एम्प्लॉय से और उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट उसका ऐड कर दूँगा। सपोज करें जी डबल कमीशन रेट है और डबल कोई सेल है। ठीक है जी, दो इसके एट्रीब्यूट हो गए। अब अगर हम इसमें देखें तो ये जो कमीशन एम्प्लॉय है ये भी एक सब टाइप बन जाएगी किसकी, एम्प्लॉय की। तो आप ज़रा इसको फोकस में देखें, ये सब क्लासेस हैं। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट और ये जो एम्प्लॉय है इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये काइंड ऑफ सिबलिंग्स आप कह सकते हैं या एक ही क्लास से इनहेरिट हो रही हैं। बाकी इसके अलावा इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब ये जो चाइल्ड क्लास है जिसको हम कमीशन एम्प्लॉय कहते हैं, इसका ऑब्जेक्ट आप पर्सन को भी दे सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट आप एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट देने से मुराद क्या है कि जैसे यहाँ पे मैं अगर सपोज करें कमीशन एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो अब ये जो कमीशन एम्प्लॉय 1 है ये मैं पर्सन को भी असाइन कर सकता हूँ। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं ये अपकास्ट हो जाता है डाटा खुद ब खुद, अपकास्ट है और ये इम्प्लीसिट है, यानी खुद ब खुद हो रहा है। और अगर मैं रिवर्स में करूँगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी जिस तरफ एरो जा रहा था ना, ये वाला एरो, ये एरो इधर से ऊपर जा रहा है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को एम्प्लॉय को पर्सन को इस अपवर्ड असाइन करना। जी जी, कोई क्वेश्चन है उसे? अच्छा चलें, तो अब क्या करते हैं कि अब हम वापस उसी कोड एग्जांपल में आ जाते हैं कि मेरे पास ये एक इनहेरिटेंस हायरार्की बन गई। एक चीज़ फिर और आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, वो ये है कि क्या क्या चीज़ इनहेरिट होती है, मतलब क्या इनहेरिट होता है। पब्लिक मेंबर्स, यानी कि जो भी पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं। और दूसरा क्या चीज़ इनहेरिट होती है, यानी पब्लिक प्रोटेक्टेड भी एक डेटा वो है, यानी कि टाइप है, वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। और तीसरा डिफ़ॉल्ट, अगर वो सेम पैकेज में है डिफ़ॉल्ट। ये तीनों लेवल जो है ना मैंने एक्सेस के लेवल बताए हैं। ये यानी कि जो पब्लिक है ये और ये, ठीक है। अगर ये मैं कहूँ तो ये सारे के सारे जो है ना वो इनहेरिट हो जाते हैं, ये वाले। क्या नहीं होता, अब इसको ज़रा देखिएगा, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता और प्राइवेट मेंबर्स नहीं होते। अब प्राइवेट मेंबर से क्या मुराद है? प्राइवेट मेंबर से मुराद है कि भले वो एट्रीब्यूट्स हैं या वो कुछ भी हैं, ये वाले जो है ना ये दोनों चीज़ें इनहेरिट नहीं होती। अब इनहेरिट नहीं होती तो मतलब ये हुआ जो इसका कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे रहेगा, अगर वो एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर है तो वो यहाँ पे रहेगा, अगर वो तीसरी टाइप है उसका कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर इन प्लेस रहेगा। इसी तरह से जो ये एट्रीब्यूट हैं ये भी उसी तरह से अपने यानी उसी उसमें रहेंगे।
लेकिन क्या चीज़ इनहेरिट हो जाएगी? पब्लिक एट्रीब्यूट्स, पब्लिक मेथड्स, प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स, प्रोटेक्टेड मेथड्स, डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स अगर वो सेम फोल्डर में है, और डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि क्या इनहेरिट नहीं होता। किसी भी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल होता है, चाहे वो इनहेरिटेंस में हो चाहे वो कंपोजिशन में हो। तो जब वो इनहेरिट नहीं होता तो फिर हमें उस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है। अब यहाँ से फिर समझें कि एक और चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। अब आप पहले मुझे ये बताएं कि ये वाली बात आपको क्लियर हुई है या ये नहीं, यहाँ तक नहीं हुई? हाँ जी, उम्मीद है कि हो जानी चाहिए। जी 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 बच्चे बोले। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो करें, मैं अदरवाइज़ फिर उसी को एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ करें मैंने एक टू स्ट्रिंग ऐड करना है, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग हम आपको पता ही है ना कि इन रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्ले हम यूज़ करते हैं। मैं इसमें लिख देता हूँ रिटर्न। अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक नेम है और एक एज है। तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट नेम कॉलन परसेंटेज एस और एज, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, कॉलन परसेंटेज डी, और यहाँ पे आ जाएगा नेम और आगे आ जाएगा एज। ठीक है जी, ये मैंने बना दिया। अब जब ये मैं फंक्शन बना लेता हूँ तो आप देखिएगा कि इनहेरिटेंस में इसका कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है कि ये मैंने बनाया है। अब मैं डेमो क्लास में आता हूँ। अब डेमो क्लास में मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं ना, जैसे P1 है, ये सारे यही बने हुए हैं ना, मैं इसको देखिएगा ऊपर लिस्ट में नज़र आ रहा है, एम्प्लॉई 1 है, और देन हमारे पास क्या बना हुआ है, स्टूडेंट 1। तो सब का जो टू स्ट्रिंग है वो अपडेट हो जाएगा। वो कैसे हमें पता चलेगा, वो इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसका जो टू स्ट्रिंग है वो अपडेट हो जाएगा। तो इसको ज़रा देखिएगा। ये देखिए, अब चूंकि इसमें कोई नेम में नल है, ये बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होता है, तो ये किस्म की सब में अपडेट। अब देखें, आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एज नीचे वाली लाइन में आनी चाहिए, ये ऊपर वाली लाइन, तो कोड ना मेंटेनेबल ज़्यादा हो जाता है। अब मैं सिर्फ पर्सन में जाऊंगा, यहाँ पे मैं स्लैश एन ऐड करूँगा, माइनर सी चेंज की, तमाम क्लासेस का टू स्ट्रिंग अपडेट हो जाएगा। अब इसको रीरन करके देख लेते हैं, डेमो में जाते हैं और इसको रन करते हैं। ये थोड़ा सा स्लो है सिस्टम। तो अब ये देखिए, अब ये नीचे आ गया, स्टिल इधर एक ऑड सी ऑकवर्ड सी स्पेस है। तो आपको वो एक जगह पे कोड चेंज करना है और वो सारी जगहों पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मतलब है ये मेंटेनेबल ज़्यादा है, एक्सटेंडेबल भी ज़्यादा है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी ये होगी कि इसमें एक नेगेटिव चीज़ भी नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि तमाम के ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ वो चीज़ प्रिंट हो रही है जो पेरेंट क्लास के टू स्ट्रिंग में डिफाइन है। तो अब मैं अगर स्टूडेंट में आता हूँ तो स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं उस टू स्ट्रिंग को रीडिफाइन कर दूँगा। अब जब मैं इस टू स्ट्रिंग को रीडिफाइन करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे वैसे ही टू स्ट्रिंग बनाऊँगा जैसे उसमें था। तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे एडिशनल चीज़ क्या थी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलन, और यहाँ पे ये मैं ऐसे कर देता हूँ,
सॉरी यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो डेमो में हम कोड रन कर रहे थे उसमें ये जो स्टूडेंट वाला है इसकी आउटपुट थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। ये इसको देखें, ठीक है, ये डिफरेंट हो गई। हाँ, ये बल्कि ये हो गई, सॉरी ये हो गई। ये जो दो हैं ना, पहले दो ये वाले ये वाले आ रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से, ये दूसरे से और ये तीसरे से, ठीक है। आपके जहन में एक चीज़ यहाँ पे ये भी आनी चाहिए कि फिर हमें कोड रीयूजेबिलिटी का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो तो हमने इधर बनाया था तो अब हम उसको रीयूज़ करना चाह रहे थे। तो उसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं पुराने वाला टू स्ट्रिंग रीयूज़ करना चाह रहा हूँ, एडिशनल ये वाला भी यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा कि मैं जो पेरेंट क्लास है उसका टू स्ट्रिंग कॉल कर लूँगा। तो पेरेंट क्लास का नाम यहाँ पे सुपर है और मैंने उसको टू स्ट्रिंग कॉल कर लिया। तो किसी भी क्लास में अगर उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट को कॉल करना हो तो हम उसके लिए वर्ड सुपर यूज़ करते हैं। जैसे दिस था, ये उसी तरह से ये सुपर जो है ये पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, यानी कि ये जो है ये जो मेथड कॉल करेगा ये करेगा इसके ऊपर वाली जो पर्सन क्लास है। तो अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पर्सन वाला कोड है वो भी आ जाएगा और जो आपने नया कोड ऐड किया वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इनहेरिटेंस में एक रीयूजेबिलिटी इस सेंस में भी हो जाएगी कि आप कोड ओवरराइट भी कर रहे हैं और उसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं। तो मैं अब इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। ये देखिएगा अब वो 3 एंट्रीज हो गई, ये फिर ये। अब ये जो डाटा आ रहा है ना ये सेम से आ रहा है तीसरे ऑब्जेक्ट से, ये वाले से। तो वो ये वाला रीयूज हुआ। अब देखें यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, तो ये स्पेस मैंने शायद पहले भी ख़त्म की थी। मैं दोबारा इसको देखता हूँ कि इसमें इशू क्या है। ये है यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इसको रीरन करते हैं तो अब वो सब ऑब्जेक्ट्स में फिक्स हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें नेम है। अब एन कैपिटल होना चाहिए तो ये कोड मेंटेनेबल ज़्यादा है, तो मैं वो एक जगह पे चेंज करूँगा, वो सब क्लासेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये एक किस्म का इनहेरिटेंस का फ़ायदा है। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ये देखिएगा यहाँ ये 2 ऐड हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पेरेंट में भी इस टू स्ट्रिंग की टाइप है और चाइल्ड में भी है, यानी कि ये जो पर्सन क्लास है इसकी चाइल्ड में ये वेरिएबल डेफिनेशन मौजूद है और इसकी पर्सन में भी मौजूद है। तो फिर इसकी पर्सन क्लास कौन सी हुई? इसकी जो पर्सन क्लास है जावा की, जो हर क्लास है उसकी जो सबसे टॉप क्लास होती है उसका नाम होता है ऑब्जेक्ट क्लास। जो ऑब्जेक्ट है ना वो पेरेंट, हर टाइप की जो है वो पेरेंट क्लास है। यानी आप ये समझें कि ये जो है सुपर क्लास है, एम्प्लॉय उसकी सब क्लास है, फिर ये सॉरी पर्सन सब क्लास है, फिर एम्प्लॉय सब क्लास होगी, फिर ये जो आगे कोई मैनेजर है, डेवलपर है, ये फिर उसकी ग्रैंड सब क्लास होगी, यानी कि पेरेंट चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड। तो ये किस्म का उसका रिलेशन हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा दोबारा कोड को कि मैंने इस फंक्शन को रीडिफाइन किया। अब यही काम मैं ना एम्प्लॉय में करने लगा हूँ। मैंने स्टूडेंट में कर लिया था, तो एम्प्लॉय में मुझे ये काम करना है। तो एम्प्लॉय में मैं ओवरराइड भी करूँगा, जो पेरेंट वाला है उसको भी रीयूज़ करूँगा। तो आम तौर पे हम यहाँ एक ओवरराइड एनोटेशन ऐड करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अनइंटेंशनल स्पेलिंग मिस्टेक को ये रिस्ट्रिक्ट करता है। स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ये हो गया,
रिटर्न करना है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ये मैं यूज़ करता हूँ। ऐसे ही आप इसको किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप स्ट्रिंग बना के स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने पहले तो जो पेरेंट वाली टाइप है वो गेट करनी है, तो वो कैसे गेट करेंगे? यहाँ पे सुपर, सुपर किस चीज़ का रेफरेंस है? जैसे दिस करंट क्लास का रेफरेंस होता है, इस तरह सुपर पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। तो इसका जो इमीडिएट पेरेंट है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस क्लास में एम्प्लॉई में, तो इधर सुपर लिखूँगा तो उससे मुराद पर्सन होगा। अगर मैनेजर के अंदर सुपर लिखूँगा तो उससे मुराद एम्प्लॉई होगा, फिर उसके ऊपर एम्प्लॉई होगा। डेवलपर में सुपर लिखूँगा तो एम्प्लॉई फिर पर्सन। यानी डेवलपर में सुपर लिखने का मतलब क्या होगा कि आप एम्प्लॉय को रेफ़र करें, एम्प्लॉय में सुपर लिखने का मतलब क्या होगा? पर्सन को रेफ़र करें। अगर सुपर डॉट एज लिखेंगे डेवलपर में, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ये जो एज है इसको एक्सेस कर रहा है, लेकिन चूंकि वो एज इसमें मौजूद नहीं है तो वो पेरेंट क्लास की एज को एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर एज इसके अंदर भी हो तो सुपर डॉट एज का मतलब सैलरी होगा, सॉरी इस एम्प्लॉय के अंदर होगा। ये बात समझे मेरी, कि जो आपकी क्लास का इमीडिएट पेरेंट होता है उसके अंदर चूंकि ये चीज़ें इनहेरिट होके भी आ रही हैं, ये वाली ये जो नेम है एज है इनहेरिट होके इधर आ रही हैं। तो अगर सपोज करें मैं यहाँ पे सुपर डॉट नेम लिखता हूँ तो वो इस में देखेगा, अगर इधर नहीं होगा तो इधर से एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने नेम लिख दिया तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि सुपर डॉट नेम वो एम्प्लॉय वाले नेम को एक्सेस करेगा, ऊपर वाले को इग्नोर कर देगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया, सुपर डॉट टू स्ट्रिंग को मैंने कॉल कर लिया। ये अब यहाँ पे देखें, अब इसके अंदर दो चीज़ें और हैं। क्या क्या है? एम्प्लॉय आईडी परसेंटेज एस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी ले देता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे? सैलरी। तो सैलरी भी मैं लिख देता हूँ। अब सैलरी जो है वो आपको पता है कि उसकी जो टाइप है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे /n सैलरी कॉलन परसेंटेज f डेसिमल 2 पॉइंट तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। तो अब ये मैंने जो चेंजेस किए हैं एम्प्लॉय क्लास में किए हैं। अब डेमो क्लास में आते हैं। तो जो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है वो ये वाला, अब जब इसकी आउटपुट आएगी तो उसके अंदर वो उसका एम्प्लॉय आईडी प्लस में उसकी सैलरी, आल दो के उसके अंदर 0 चल रहा है, लेकिन जो भी है वो उसमें डिस्प्ले होगी। इसको देखिए, तो ये अगर आप इसको देखें तो ये वाला जो एट्रीब्यूट है ना यहाँ से, ये क्योंकि पहले नेम एज हमने ऐड की थी, फिर उसके बाद ये सैलरी ऐड की थी, तो ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं ये पेरेंट क्लास से आ रहे हैं। ठीक है, अब इनमें नल क्यों आ रहा है वो ऑब्वियसली अभी तक उनको हमने कोई वैल्यू साइन नहीं की, तो आप इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट 1 डॉट एज, इससे क्या मुराद होगी? क्योंकि स्टूडेंट में तो एज का एट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पे, तो इससे क्या मुराद होगी कि इसकी जो पेरेंट क्लास है उसकी एज को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इससे मुराद क्या होगी कि चूंकि इसके इमीडिएट पेरेंट में एज का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो ये इसको एक्सेस कर लेगा। तो इसी तरह से अगर मैं कमीशन एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय 1 है, चले ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट, कमीशन एम्प्लॉय का भी एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, कमीशन एम्प्लॉय 1 डॉट एज। तो अब ये अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो कमीशन एम्प्लॉय है इसके अंदर तो एज का वेरिएबल नहीं है, इवन एम्प्लॉय में भी नहीं है, तो ये कहाँ से एक्सेस करेगा? पर्सन से, क्योंकि ये पब्लिक है। अब ज़रा इस चीज़ को समझते जाएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं फिर उसको आगे मज़ीद एडवांस टॉपिक में जा रहा हूँ फिर। हाँ जी, क्लियर है? तो
कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो ये इसके दोनों ही मतलब हो सकते हैं कि बात समझ नहीं आ रही, और ये भी हो सकता है कि जी क्योंकि ऑनलाइन लिमिटेशन की वजह से आप इसको रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो बहरहाल इसको आप देखते जाएं कि अगर हम किसी क्लास में दूसरी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंशन से मतलब ये है कि मैं उसकी बेस फीचर को यूज़ कर रहा हूँ, उसमें उसके मेथड्स भी हो सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, वो हो सकते हैं प्लस में आप नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, यानी एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड का मतलब यही होता है ना कि एग्जिस्टिंग चीज़ को बढ़ाना, उसमें नई चीज़ें ऐड करना, नए वेरिएबल ऐड करना, नए फंक्शन ऐड करना, एग्जिस्टिंग फंक्शन को इम्प्रूव करना। अब एग्जिस्टिंग फंक्शन को इम्प्रूव करने की एग्जांपल ये है कि टू स्ट्रिंग बना हुआ है लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया। हाँ, अगर मैं इधर कोई नया फंक्शन ऐड करता हूँ, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अब ये फंक्शन स्पेसिफिकली इसी क्लास के अंदर है, किसके अंदर? स्टूडेंट क्लास के अंदर। अब इसको डेमो में आप पेरेंट क्लास के फंक्शन के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, यानी पेरेंट को नहीं पता कि उसकी चाइल्ड क्लास में कौन सा फंक्शन बना हुआ है। अभी मैंने बनाया ना फंक्शन, क्या नाम था उसका? गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अब देखें गेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नेम है, स्ट्रिंग है, एज है, लेकिन वो गेट रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझे इस बात को? लेकिन अगर मैं std1 जो कि एक वेरिएबल है स्टूडेंट टाइप का, तो यहाँ पे लिखूँ तो गेट रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा। तो जो पेरेंट टाइप है उसको चाइल्ड के बिहेवियर्स एट्रीब्यूट्स का नहीं पता होता, यानी कि जो पेरेंट टाइप है ये वाली, इसको चाइल्ड के एट्रीब्यूट्स बिहेवियर का नहीं पता होता। लेकिन जो चाइल्ड क्लास है ये जानती है कि इसकी पेरेंट क्लास के क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, उसकी ग्रैंड पेरेंट के कौन से हैं, उसकी ग्रैंड पेरेंट के कौन से। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन स्पेसिफिकली इस चाइल्ड क्लास में बनाया। तो अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एम्प्लॉय के अंदर भी हमारे दो फंक्शन बनते हैं। एक बनता है यानी अगर मैं सेटर की बात करूं तो सेटर्स बनते हैं एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। ठीक हो गया। गेटर की बात करें तो गेटर भी यही बनते हैं, ये आईडी और सैलरी जो है उसकी हमने गेट कर लिया। लेकिन जो ये दो एट्रीब्यूट हैं इनके गेट और सेट कहाँ पे बनते हैं? जो उसकी पेरेंट टाइप है। ये आल्ट इंसर्ट एक शॉर्टकट की है इंटेलिजे में, मैं उसको जब क्लिक करता हूँ तो वो जो जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं उनके सेटर्स और गेटर्स बना देता है। सॉरी, ये अभी मैंने गलत वो कर लिया, मैंने इंसर्ट करना था गेटर सेटर्स, तो ये 4 फंक्शन इसमें ऐड हो जाएंगे। सेट गेट नेम, सेट नेम, गेट एज, सेट एज। ठीक हो गया। टू स्ट्रिंग ऑलरेडी इसके अंदर है। तो इसी तरह से हम मैनेजर पे चले जाते हैं। तो मैनेजर के अंदर आल्ट इंसर्ट करेंगे तो इसमें सेटर्स गेटर्स में ये 2 फंक्शन ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से जो डेवलपर है इसमें सेट गेट लैंग्वेज है तो वो इसकी इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह हमारा ना ये कोड जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। कमीशन एम्प्लॉई है तो इसके अंदर 2 चीज़ें हमने सेट करनी है, कमीशन रेट और सेल टोटल जो है। तो ये हम इसके फंक्शन ये बना देते हैं। अब ये कोड हमारा थोड़ा सा उस तरह से वेरिएबल वाइज कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है। मिसिंग ये है कि हमने कंस्ट्रक्टर को कहीं यूज़ नहीं किया। अब ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। कैसे है ज़रा 1 मिनट देखिएगा इसको। कैसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसमें ना कंस्ट्रक्टर ऐड कर लूँगा। पर्सन क्लास कौन सी क्लास है? जो इसकी ग्रैंड पेरेंट क्लास है। तो इसमें मैं पर्सन का एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन क्लास। ठीक है।
अब जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाहे हम पर्सन का बनाएं, चाहे हम एम्प्लॉय का बनाएं, चाहे हम कमीशन एम्प्लॉय का बनाएं या स्टूडेंट का बनाएं, जिस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो जो पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। इसको देखिए, यानी जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है या कंस्ट्रक्टर है उसको दे देंगे। 4 ऑब्जेक्ट बनाए, 4 टाइम्स ये कॉल हुआ। तो अब ये हम तो कॉल नहीं कर रहे ना इसमें, तो इसका मतलब है ये कॉल मैकेनिज्म इम्प्लिसिटली इसमें मौजूद है। इसका मतलब है कि इसके अंदर फिर क्या होगा, इसके अंदर भी कोई कंस्ट्रक्टर होगा और वो कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा होगा। नहीं, ये चूँकि स्टूडेंट क्लास है तो इसमें ठीक है। तो इस क्लास के अंदर एक खुद से ना एक ये वाली लाइन लिखी होती है, ये इसको हम कहते हैं सुपर कॉल है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की कॉल है ये वाली, ठीक है। अब ये जो कॉल है इस तरह का कंस्ट्रक्टर पेरेंट में मौजूद होना ज़रूरी है, और ये वाली जो सुपर कॉल है दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन दी बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर, कोई भी क्लास। तो ये 2 बातें जो है ना इसमें ये लाजमी है कि ये एक तो जैसे ये एम्प्टी आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है ये पेरेंट में होना चाहिए। दूसरी बात, ये पहली लाइन होनी चाहिए। अगर मैं इससे ऊपर कुछ और लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर देगा कि ये जो कॉल है ये सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर बॉडी। तो आपको याद होगा दिस के हवाले से भी यही था, तो वो दिस जो है वो भी इसी तरह से आप पहली लाइन ऐड करते हैं। इसको मैं कहता हूँ ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास, ठीक है। अब इसकी अगर आउटपुट देखें तो जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो एक तो ये अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और दूसरा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ठीक है। मैं इसको ज़रा अब क्वेश्चन आंसरिंग वाली साइड पे आ जाता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा आपसे भी पूछते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो आपके ख्याल में इसकी आउटपुट क्या आएगी? जो स्टूडेंट क्लास है उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर मौजूद है, जो इसकी पेरेंट क्लास है पर्सन उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर मौजूद है। तो शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि कंस्ट्रक्टर इन प्लेस रहते हैं, अपनी क्लास में रहते हैं, लेकिन उनको कॉल लाजमी करते हैं। तो अब मैं अगर इस कोड को सामने रखूं तो मैंने ये कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल किया, स्टूडेंट क्लास का। तो स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ये मौजूद है। इसके अंदर पहली स्टेटमेंट कौन सी है, उसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की कॉल, ठीक है। और इसके अंदर ये प्रिंट हो रहा है। तो अब आपके ख्याल में इसकी आउटपुट क्या बनती है? ये 2 आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टूडेंट में एक पर्सन में। आपसे सिर्फ इसका ऑर्डर यानी पहले पर्सन का आएगा फिर स्टूडेंट का। हाँ ये ऐसे ही होगा, पहले पर्सन का आएगा फिर स्टूडेंट का आएगा। उसकी वजह ये है कि सुपर कॉल पहली कॉल के तौर पे मौजूद है और हर क्लास के अंदर एक पेरेंट टाइप होती है। देखिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन क्लास, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास, ठीक है। ये जो पर्सन है ना इसका भी पेरेंट होता है, वो जावा खुद यानी जो ऑब्जेक्ट क्लास है ये ऑब्जेक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर, लेकिन इससे कोई आपकी आउटपुट में चेंज नहीं आएगी क्योंकि जो पर्सन जो ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो पहले से मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्लास ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है यहाँ से, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको सिंपल रखने के लिए यहाँ पे लिखते नहीं हैं, ना इसको लिखते हैं और ना ही इसको ऐड करते हैं, अदरवाइज़ ये पीछे हो रहा होता है। अब यहाँ पे ज़रा
एक चीज़ जो है ना, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो वो क्या करे कि वो नेम और एज दोनों को इनिशियलाइज कर दे। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम और इंट एज, ठीक है। और हम यहाँ पे ऐड करते हैं दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम और दिस डॉट एज असाइन एज, ठीक है जी। अब यहाँ से ना प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं स्टूडेंट क्लास में आता हूँ, इस पे देखें ये एरर आ रहे हैं। क्या एरर आ रहे हैं कि जो पेरेंट क्लास का जिसको, वहाँ पे हाँ जी जी बोलिए, यानी कि यहाँ पे हम एम्प्टी उसका कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि जितनी भी क्लासेज हैं ना सब में एरर आ गए। देखें ये देखें, हाँ सॉरी इस तरफ वाली में। अब इस पे देखें तो ये क्या एरर आ रहा है। हालांकि ये जो क्लास है एम्प्लॉई, इसके अंदर हमने कोई कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर कॉल मैकेनिज़्म पहले से मौजूद होता है। तो अब मुझे इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, दूसरा काम क्या करूंगा, अब जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया वो एरर इधर से नीचे आ गया। अब मैं इसमें जो सुपर लिखूंगा उसमें मुझे 2 एट्रीब्यूट पास करने हैं। अब ये एरर खत्म हो गया। इसी तरह स्टूडेंट क्लास में मुझे आर्गूमेंट पास करने हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए कहता हूँ डिफ़ॉल्ट नेम और एज जो है वो कोई 18-19 में इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो ये वैल्यू यहाँ से इसके पास चली जाएगी, ये वैल्यू इनिशियलाइज करेगा और जो हमारी आउटपुट है वो ऑल ऑफ सडन इसमें अगर हमने वो टू स्ट्रिंग कॉल किया है किसी जगह तो वो चेंज हो जाएगी। तो चूँकि टू स्ट्रिंग मैंने कॉल नहीं किया, मैं इसको पहले कॉल कर लेता हूँ। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने और उसको मैंने कॉल करना। ये देखिए डिफ़ॉल्ट नेम एज और रजिस्ट्रेशन नंबर ना। तो अब यहाँ पे मैंने चेंज किया। तो अब मैं ये चाहता हूँ नहीं, ये जो स्टूडेंट है इसका नाम डेमो क्लास पास करे। तो मैं उसके लिए यहाँ पे फिर स्ट्रिंग नेम का एक एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा और इंट एज। यहाँ जो डिफ़ॉल्ट लिखा है इसकी बजाय मैं नेम यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे वो एज। अब ये एज कहाँ से मिलेगी इसको, डेमो क्लास से, ठीक है जी। अब मैं अगर डेमो क्लास में जाता हूँ और यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट का जो नाम अवेलेबल है, ये पहला कौन है जो नज़र आ रहा है, ये एफ के साथ मोहम्मद, अच्छा मनाहिल फातिमा, ठीक है। चलिए इनका नाम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मनाहिल और यहाँ पे मैं जो एज है वो कोई भी, आप इसको ऐड कर रहा हूँ तो इसको एक वेरिएबल आर्गुमेंट समझें। तो यहाँ से मैंने एक वैल्यू पास की, वैल्यू पास करने के बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो वो क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसको देखिएगा, ठीक है जी। ये अब रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है तो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे ऐड करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मुझे कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर। तो तीसरा आर्गुमेंट मैं इसको दे देता हूँ स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर,
ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर साइन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अब इसका इफ़ेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेमो क्लास में। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ ये फॉल 25 है आपका, तो BSc और मैं 001 लिख देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि वो जो डाटा है वो ड्राइवर क्लास से हम पास करेंगे डेमो क्लास से, और वो उसको असाइन हो जाएगा। तो इसको ज़रा देखिए, क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई है या इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये देखें, अब ये डाटा हमारे पास ना कंफर्म इस तरह से उस ऑब्जेक्ट से आ रहा है। अब यही वाला प्रोसेस हम रिपीट करते हैं एम्प्लॉय क्लास में, ठीक है। एम्प्लॉय क्लास वही वाली चीज़ें जो मैंने उधर की। एक तो मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय का जो नेम है वो आना चाहिए जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, नेम आ गया, इंट एज आ जाए वहाँ से। तीसरे नंबर पे स्ट्रिंग एम्प्लॉय आईडी आ जाए, और फोर्थ नंबर पे डबल सैलरी आ जाए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर मैंने मॉडिफाई कर दिया किसका, एम्प्लॉय क्लास का। अब जो नेम था और उसकी जो एज है वो तो मैंने सुपर के ज़रिए पेरेंट को पास कर दी। बाकी जो है मैं यहाँ पे असाइनमेंट करता हूँ, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी साइन एम्प्लॉय आईडी और दिस डॉट सैलरी इक्वल सैलरी, ठीक है। अब ये ध्यान में रखें, ये जो दिस होता है ना, ये इसके अपने मेंबर के लिए रेफरेंस के लिए होता है, ये सुपर होता है, ये पेरेंट के रेफरेंस के लिए होता है। कहीं पे आप ये नहीं लिख सकते सुपर डॉट सुपर, ऐसा नहीं लिख सकते। सुपर इमीडिएट पेरेंट को रेफ़र करेगा, अगर आपको और सुपर चाहिए तो वहाँ पे जाके लिख लें। अब ये 1 2 3 4 आर्गूमेंट का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर। तो मैं अब एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है। अब इधर से हम नाम को एक और ले लेते हैं किसी और स्टूडेंट का। ये यहाँ से, हाँ जी, ये है अबू बकर फैसल। अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे किधर गया ये नाम आ गया अबू बकर फैसल, ठीक है। और एज है कोई भी हम एज लिख देते हैं टेम्परेरी तौर पे। तीसरी चीज़ क्या थी, तीसरा क्या था, एम्प्लॉय आईडी था आई थिंक, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी सपोज करेंगे, मैं कहता हूँ CUI 001 और सैलरी जो है वो आप कुछ भी लिख लें। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एम्प्लॉय का। अब इस एम्प्लॉय का जब हम टूस्ट्रिंग कॉल करेंगे तो वो आ जाएगा एम्प्लॉय1। इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 शॉर्टकट की होती है अगर हम माउस से वर्ड करना चाहें तो। हाँ, अब ये एरर आएंगे। एरर वो आ रहे हैं कि जी अब जितनी भी सब क्लासेस हैं ना, सब के अंदर आपको वो जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए इस बात को कि जब कंपाइल करता है ना, वो कहता है जी कमीशन क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पेरेंट को नहीं कॉल कर पा रहा। तो इसकी पेरेंट कौन सी है, एम्प्लॉय है। तो दो तरीके हैं, एक है कि मैं वहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर फ़िलहाल के लिए एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, तब भी मसला हल हो जाएगा। अब असल में मैं कोड को रन करना चाह रहा था तो उसको फ़िलहाल के लिए मैंने म्यूट करा दिया। ये देखें,
ये आया एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से, ये आया स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से, टू स्ट्रिंग कॉल से। अब वो एरर क्यों आ रहा था उसको समझ लीजिएगा कि मैंने ये चूँकि स्टूडेंट क्लास है इसमें आ रहा था, कमीशन में भी आएगा, उसके अलावा वो डेवलपर में भी आएगा, मैनेजर में भी आएगा। तो आपको यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ आल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, वो पूछ रहा है जी सारी चीज़ें ऐड करें, यस सारी कर दें, तो इसको हम ओके कर देते हैं, ये खुद ही बना देगा। दूसरा कंस्ट्रक्टर हम ऐड कर देते हैं डेवलपर में। अब चूँकि इसमें भी दो चीज़ें हैं तो आल्ट इंसर्ट ये इसकी शॉर्टकट की है जो जनरेट करने के लिए। और ये पहली लाइन नज़र आ रही है ना, ये देखें, इसमें वो बता रहा है कि जी जो पेरेंट क्लास का भी कॉल करना है वो तो हम कहते हैं यस करना है, तो वो उसको ये वाला हम करके इसको वो कर देते हैं। अब ये इसने बना रही, तो अब ये वाला मसला जो है वो यहाँ तक इसको हल कर लेते हैं। आल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर है और ये हमने ये कर लिया, ये दोनों इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप देखें ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी कंप्लीट हो गई, यानी कि जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इसकी पेरेंट क्लास जो है कमीशन एम्प्लॉय की एम्प्लॉई है, उसने इसको कॉल किया। इसकी पेरेंट क्लास जो है वो पर्सन है, उसने इसको कॉल किया। और इसकी पेरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसने उसको लास्टली उसको कॉल किया। अब जब हम इधर ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो फिर हम उसके मुताबिक उसको एट्रीब्यूट दे देंगे। ठीक है, ये एक ना आप समझ लें, थोड़ी सी डिटेल समझ लें, ब्रीफ समझ लें, जो भी है इनहेरिटेंस का मैंने आपको बताया। कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो यहाँ तक? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? कोई क्वेश्चन यानी कि बिल्कुल नहीं है तो इसको फिर आपका काम है कि आपने देखना है, दोबारा से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कमोबेश यही होती हैं। अच्छा, इसको ना क्विकली ना मैं एक दफ़ा रिव्यू करा देता हूँ आपको ना, इस एग्जांपल को साइड पे रख के ना, ये कोई 10-1 मिनट में मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि एक ना नया फोल्डर बना लेते हैं। एनोनिमस, ठीक है। एनोनिमस के अंदर हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि एक क्लास है ए, ये हमारे पास ना पेरेंट क्लास है। इसके अंदर कोई इंट ए टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। जब मैंने चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी है तो मैं जैसे क्लास बी है ये क्रिएट करूँगा, इसको एक्सटेंड कर लूँगा उस ए क्लास से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी क्लास है, अगर मैं इसके अंदर इन टाइप का बी वेरिएबल बना लेता हूँ तो ये सब क्लास है उस ए क्लास की, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक सी और डी क्लास क्रिएट करता हूँ। सी, इसको एक्सटेंड करते हैं बी से, सी एक वेरिएबल बना दिया। इसी तरह से एक और क्लास क्रिएट करते हैं डी, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं बी से। इसके अंदर अगर हम इंट डी टाइप का एक वेरिएबल बना दें तो अगर मैं इसको विजुलाइज करूं तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा, जिसको हम यूएमएल क्लास डायग्राम कहते हैं। ये पेरेंट क्लास है, ये उसकी चाइल्ड क्लास है, ये उसकी ग्रैंड चाइल्ड क्लास है। ये दोनों क्लासेस जो हैं वो सी और डी जो हैं वो सब क्लासेस हैं इसकी, जो ऊपर आपको नज़र आ रही है बी क्लास, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट एग्जांपल और हायरार्की बनी हुई है। अब अगर मैं इसी कोड में जाते हुए इसको कुछ वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ, तो ये 10 तमाम के अंदर ये 10 ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी करंटली डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जो इसको बी है इसको मैं 15 दे देता हूँ, और सी और डी को थोड़ा सा और इसको 20 और 25 कर लेते हैं।
तो जब भी हम डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अंदर डी का वेरिएबल भी होगा, इसके अंदर बी का वेरिएबल भी होगा और इसके अंदर ये ए का वेरिएबल भी होगा। तो किसी भी पेरेंट क्लास को किसी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करना, इसे हम क्या कहते हैं, यानी इनहेरिटेंस हो गया, एक्सटेंड करना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो बी इज चाइल्ड क्लास ऑफ ए, सी इज चाइल्ड क्लास ऑफ बी। अब जो लास्ट बात मैं आपको समझा रहा था वो ये है कि कंस्ट्रक्टर्स जो है ना वो आपको बनाने पड़ते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुपर, तो इसका मतलब ये है कि मैं ए से इसके पेरेंट को कॉल कर रहा हूँ। तो ए का पेरेंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास है। तो लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ना ये सुपर कॉल लिखना ज़रूरी है ना ही ये, तो इसलिए इस चीज़ों को सिंपल रखें। अब हम आते हैं बी के ऊपर, इसने एक्सटेंड किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी। अब बी क्या है, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इसमें से हमने सुपर कॉल की, तो ये सुपर कॉल किसकी, ए की कॉल है। सी पे जाते हैं और अगर यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ सी का, तो अब क्या होगा, इसमें भी सुपर लिखेंगे। एक मिनट, ओके, डिफ़ॉल्ट है तो फिर उसमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये चूँकि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इस बात आपको, इसलिए मैं इसमें लाजमी तौर पे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये डी है हमारे पास और इसके अंदर जो है वो हम सुपर कॉल करेंगे। अब प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब हम पेरेंट क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको मॉडिफाई कर देते हैं। अगर सपोज करें मैंने इसमें कर दिया इंट ए, दिस डॉट ए असाइन ए, अब क्या होगा कि अब इसकी चाइल्ड क्लास को ना प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, इसको भी इधर भी इधर, ये सारी सबको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगी। अब वन बाई वन रिजॉल्व होता जाएगा तो वो हो जाएगा। तो अब मुझे इधर ना दो आर्गूमेंट पास करने हैं, एक है इंट ए, एक है इंट बी। ठीक है, ए मैं पेरेंट को पास कर लेता हूँ और दिस डॉट ए मैं यहाँ पे सॉरी दिस डॉट बी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इसकी चाइल्ड क्लास पे जाएंगे तो इधर प्रॉब्लम आया होगा, डी में भी प्रॉब्लम होगा। तो सी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, इंट ए हमारे पास एक वेरिएबल है, इंट बी दूसरा वेरिएबल है और इंट सी तीसरा वेरिएबल है। ए और बी तो पेरेंट को चले जाएंगे और दिस डॉट सी साइन सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इधर आ जाते हैं जो क्लास है, तो इसमें भी इंट ए, इंट बी और इंट डी। ठीक है, ए और बी पेरेंट को और दिस डॉट डी साइन डी। ठीक है, अब ये चेन कंप्लीट हो गई। तो जो कंस्ट्रक्टर कॉल स्टैक होता है या उसकी जो इन्वोक करना है, वो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये फिर ए को। इस तरह डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो बी को कॉल करेगा, फिर ए को। अब इवेंचुअली इन नीचे वाले जिसका भी कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, इसने ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना है। तो ये वाली इस तरह से अगर आप सपोज करें, ये मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, कोई चीज़ आपके जहन में हो तो आप पूछ भी सकते हैं। सपोज करें मैंने इसमें एक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अब ये जो है दिखाता है वैल्यू ऑफ ए, या ए एक वेरिएबल है जो कि केस सेंसिटिव है, तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। अब जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबका, तो वो ए की वैल्यू दिखाएगा जो भी वैल्यू करंट होगी। अगर मैं बी में बनाता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, तो इसको हम कहते हैं ओवरराइड करना, यानी कि एग्जिस्टिंग फंक्शन को ओवरराइड करना। अब देखें यहाँ पे उसने वही वाला साइन लगा दिया जो टू स्ट्रिंग में लगा रहा था। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन पेरेंट क्लास में मौजूद है, तो उसको हम कॉल करना चाह रहे हैं। तो उसका जो पहले से बना हुआ है उसका हम टू स्ट्रिंग कॉल कर लेते हैं, उसका डिस्प्ले वैसे ही कॉल कर लेते हैं और एक लाइन इसमें और ऐड कर देते हैं जो कि बी को प्रिंट कर रही है।
वैल्यू इन बी, बस अभी फ़िलहाल इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ पे बी आ गया, समझ गए, ये ओवरराइड कर रहे हैं। अब सी में मज़ीद इसको ओवरराइड कर लेते हैं। तो ओवरराइड करने के लिए ना हम एट ओवरराइड एनोटेशन लगा देते हैं, इससे गलती नहीं होती। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, अब सुपर डॉट डिस्प्ले का मतलब क्या है कि वो ऊपर वाली सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी जो डिस्प्ले में मौजूद हैं, एक नई मैं सी वाली ऐड कर रहा हूँ, वैल्यू इन सी प्लस यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। यही काम आप डी में कर लीजिएगा, ये कर लेते हैं। तो एट ओवरराइड क्यों लिख रहे हैं हम, ताकि वो कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, अब ये ध्यान में रखिएगा कि टू स्ट्रिंग बना बनाया फंक्शन होता है, उसको ओवरराइड कर देते हैं, ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो सुपर डॉट टू स्ट्रिंग से क्या मुराद है, सुपर डॉट डिस्प्ले से क्या मुराद है कि हम इस क्लास के जो पेरेंट डिस्प्ले है उसको कॉल करें। ऐसा आउट यहाँ पे वैल्यू इन डी, बाकी इसको फॉर्मेट वगैरह आप कर लीजिएगा। तो ये मैंने ये एक स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ़िलहाल के लिए इतना, इसके ऊपर ना एक और लेक्चर इस पर ऐड कर लेंगे। तो ये आपने जहन में रखनी है चीज़ें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं ये ओबियसली इसको शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं, बाकी भी कोई रिसोर्स देख सकते हैं। तो अभी हम अटेंडेंस लगा लेते हैं, क्योंकि जो ये आपका सेक्शन है BSc और हमारा मेरे ख्याल में लेक्चर जो मुझे लगा वो है 13। कोई इसकी लैब का कोई शेड्यूल आया है CR कोई? शायद 11:30 से आगे 3 घंटे है मेरे ख्याल से, देखा था टाइम टेबल। नहीं, एग्ज़ाम का। नो सर, वो नहीं कोई अपडेट। अच्छा, वो नहीं है। चलें, अब फिर आप ये ब्रेक कर लीजिएगा। ये खासा अहम टॉपिक है, बाकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ आपको समझ आती है वो ये है कि ये एग्ज़ाम का टॉपिक है। इसको म्यूट कर दें प्लीज़। इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग, और इसके अलावा क्या होता है, सुपर कॉल्स, चलो फ़िलहाल यही मेरे जहन में है। रोल नंबर 7, Present, sir. 12, Present, sir. 21, present sir. 24, Present sir. 31, Present. 41, 41 फातिमा अच्छा मौजूद है। तो अब मेरे पास चूँकि स्क्रीन एक ही है तो इसलिए मैं मैसेज नहीं देख पा रहा। 46, Present 46. 51, Present sir. 57, Present. 60, Present. 63, 66। हाँ जी, किसी और को अगर मैसेज नज़र आए तो वो आप बोल सकते हैं, किसी का माइक का इशू। 66 हो गया, नहीं है। 101, Present. 115, 119, 115 सर प्रेजेंट है 119, सर 63 का भी मैसेज आ रहा है और 66 का भी आ रहा है। ये कहाँ पे थे हम? 137, Present, sir. 141, 144, Present, sir. 148। सर 1 का भी मैसेज आया था अभी। अच्छा, ये बाद में बता दीजिएगा, वो फिर ना थोड़ी सी हो जाती है। किस पे थे? 148 पे थे। 148 present sir. 151 जो रह गए हैं वो बाद में फिर बोल लीजिएगा। 151, 154,
प्रेजेंट 157, Present, sir. 160, Present. 163, 169, Present. Present, sir. 172, Present, sir. 176, Present. 185, Present, sir. 191, 194, Present. 200, Present. 203, प्रेजेंट 206, 207 जो स्किप हो गया वो बाद में बता दीजिएगा। Present. 218, Present, sir. 221, Present, sir. 227, Present. 230, 233, Present, sir. 242, Present. 20, Present. 148। Present. अच्छा ये बच्चे जो रह गए हैं 230 है नूर फातिमा, 203 है 206 है। सर 230 का भी मैसेज आया है नूर फातिमा का। अच्छा ये 206 इनका भी आया हुआ है। इसका भी मैसेज आया है। और है 191 नहीं इनका नहीं आया। ठीक है, और 151 Sir, present 151. चलिए, और 141 सर इनका भी आया हुआ है। और बाकी एक बच्ची एब्सेंट है और वो है 191। ठीक है बच्चों, फिर फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद।